क्लास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर फेजेस के ऊपर। कंपाइलर फेजेस बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका ओवरव्यू लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम कंपाइलर फेजेस को यूज़ करके एक एग्जांपल को लेंगे और फिर वो उस एग्जांपल को थ्रू आउट द कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस में से गुजार के जो एक मशीन कोड है वो जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंपाइलर बेसिकली क्या है या कंपाइलेशन क्या होती है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम को रीड आउट करता है और फिर उसको कन्वर्ट करे किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक कंपाइलर है। या मैं इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है या टेक्निकली डेफिनेशन है वो क्या होगी कि कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम विच आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज नाउन एज कंपाइलर। कि वो तमाम के तमाम प्रोग्राम जो कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो और फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो वो सॉफ्टवेयर जो इस प्रोसेस को अंजाम दे रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कंपाइलर है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका कंपाइलर है वो एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, एक टूल है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करेगा। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड में या एफिशिएंट एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। और कंपाइलर के अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन अगर कोई एरर आ जाता है तो वो उस एरर को भी फाइंड आउट करता है, ठीक है, और फिर उनको लिस्ट आउट कर देता है और एट द एंड आपको पूरी की पूरी एरर लिस्ट जनरेट करके बता देता है कि आपका इस लाइन पे एरर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि आपकी एरर लिस्ट भी जनरेट करता है, यानी एरर को भी आपके सामने शो आउट करवाता है। तो जब हम कंपाइलर की बात की थी तो कंपाइलर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कंपाइलर है उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट उसके स्टेप्स हैं या डिफरेंट उसके फेजेस हैं। उसमें जो सबसे पहला जो फेज़ है उसको हमने क्या बोला था कि ये क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर है। सेकंड वन सिंटैक्स एनालाइजर है। थर्ड वन सिमेंटिक है। फोर्थ वन इंटरमीडिएट है और फिफ्थ वन कोड ऑप्टिमाइज़र है और सिक्स वन जो था वो कोड जनरेटर था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फर्स्ट जो थ्री हैं, फर्स्ट थ्री से फोर जो फेजेस हैं उनको हम फ्रंट एंड बोलते हैं और जो आपके लास्ट जो दो हैं उनको हम बैक एंड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये समझ लीजिएगा कि जो फर्स्ट जो थ्री है वो एज अ फ्रंट एंड और जो लास्ट जो टू हैं वो क्या हैं, आपके बैक एंड के तौर पे काम आते हैं। और जो इंटरमीडिएट कोड है वो बेसिकली क्या है, एक ब्रिज है, एक ऐसा फेज़ है जो कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ लिंक आउट कर रहा होता है। यानी आप इस सेंस में भी ले सकते हो कि जो आपका इंटरमीडिएट कोड है वो क्या कर रहा है कि वो फ्रंट एंड से जो डाटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो बैकएंड है यानी कि कोड ऑप्टिमाइज़र है या कोड जनरेटर है उसको प्रोवाइड कर देता है। और साथ इसके जो दो मेन चीज़ें भी हैं वो क्या हैं, आपके सिंबल टेबल है और साथ आपका एरर हैंडलर है। और इसके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी तरह रीड आउट कर लिया था कि जो आपके सिंबल टेबल्स हैं वो क्या करते हैं और आपके एरर हैंडलर क्या हैं। चलें आज अभी हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल कोड करते हैं, उस एग्जांपल को इन तमाम के तमाम फेजेस में से गुजारते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो फेजेस हैं क्या 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 जो क्या काम सर अंजाम देते हैं या इनके मेन जो टास्क हैं या मेन फंक्शन हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक प्रोग्राम सोर्स कोड लिखा है, उसके अंदर मैं सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 20। अब यहाँ पे ये बात आपने इमेजिन कर लेनी है कि यहाँ पे जो ए है, बी है और सी है वो क्या है, वो फ्लोट डाटा टाइप हैं और जो 20 क्या है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, प्योर इंटीजर वैल्यू है।
अब ये जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होना चाहिए कि वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलें आगे हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइज़र को एज अ इनपुट के तौर पे इसको प्रोवाइड करते हैं। अब लेक्सिकल एनालाइज़र के बारे में हमने ये पढ़ा था कि लेक्सिकल एनालाइज़र बेसिकली क्या है कि स्ट्रीम ऑफ करैक्टर्स को वो इनपुट करता है और फिर उनको टोकन्स में कन्वर्ट करता है, ऐसी ही बात है। और इसको हमने ये भी पढ़ा था कि ये क्या है, ये टोकनाइज़र है बेसिकली। अब यहाँ पे ये देखें कि जो ए है वो भी आइडेंटिफाइड है, जो बी है वो भी आइडेंटिफाइड है, और जो सी है वो भी क्या है आपका आइडेंटिफाइड है, और 20 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया कि जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर उसके पास आए हैं उसको टोकनाइज कर दिया, उसको टोकन्स में कन्वर्ट किया, और टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद जो आइडेंटिफाइड है उनको अलग, और जो आपके कांस्टेंट है जो ऑपरेटर्स हैं उनको वो उसने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे जब लेक्सिकल एनालाइजर आएगा तो इस स्टेटमेंट में देखें कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने हैं। तो ए 1 और असाइनमेंट ऑपरेटर 2, बी 3 प्लस 4, सी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड जो 20 है वो क्या है आपके 7 है। तो टोटल लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया कि 7 जो टोकन्स है उनको क्रिएट कर दिया, और क्रिएट करने के बाद उसने ए को आइडेंटिफाइड 1 का नाम दिया है, बी को आइडेंटिफाइड 2 का नाम दिया है, और सी को आइडेंटिफाइड 3 का नाम दिया है, और जो 20 है उसको एज सच यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब लेक्सिकल एनालाइजर ने अपना काम फुली तौर पे कन्वर्ट करके आउटपुट के तौर पे ID1 असाइनमेंट ऑपरेटर ID2 प्लस ID3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रोवाइड कर दिया। अब ये एज अ इनपुट के तौर पे सिंटैक्स एनालाइजर के पास जाएंगे, और आपको पता है कि सिंटैक्स एनालाइजर बेसिकली क्या करता है कि सिंटैक्स इसके चेक करेगा क्या जो डाटा हमारे पास आ रहा है क्या वो सिंटैक्स की बेस पे है या नहीं है, और फिर इसको वो क्या करता है कि पार्सिंग ट्री में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये एज आ पार्सर के तौर पे भी काम कर रहा होता है। और जब ये पार्सर के तौर पे करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएगा, यानी कि इसकी जो पार्सिंग ट्री है वो जनरेट करेगा, और इसके बाद ID1 एज आ जो लेफ़्ट साइड पे उसको पुट कर देगा, और इसके बाद आपका क्या आएगा, ऑपरेटर आएगा। अब ऑपरेटर में बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, प्लस जो है वो ID2 को प्लस कर रहा है किसके साथ, ID3 मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ भी ये बात याद रखिएगा कि जो ID3 मल्टीप्लाई बाय 20 है तो इसमें जो ऑपरेटर होगा वो हम क्या करेंगे कि प्लस ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखेंगे। जब प्लस ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखेंगे तो इट मीन्स कि जो ID3 है ये क्या हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है उसके ID3 लेफ़्ट साइड पे आएगा, और जो 20 है वो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के राइट साइड पे आ जाएगा। अब ये उसने क्या किया सिंटैक्स एनालाइजर ने कि जो उसके पास टोकन आए हैं उसके एक पार्सिंग ट्री कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ट्री उसको पार्सिंग ट्री में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपके पास पार्सिंग ट्री हाई है अगर आप इसको रिवर्स करते हो और आपके पास वो सेम टू सेम जो इनपुट जो इसे मिली थी वो बन जाती है तो समझ लीजिएगा कि इस स्टेप्स में आपके एरर नहीं है। अगर जो आपके पास सिंटैक्स एनालाइजर के पास जो टोकन्स आए हैं अगर उनको रिवर्स करने के बाद मतलब उसको गेट करने के बाद अगर वो ट्री बनाता है और ट्री को रिवर्स करने के बाद दोबारा टोकन्स में कन्वर्ट फुली तौर पे कन्वर्ट नहीं होता तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है और सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, एरर हैंडल को एक एरर मैसेज सेंड कर देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब सिंटैक्स एनालाइजर पार्सिंग ट्री में टोकन्स को कन्वर्ट कर देगा देन ये थर्ड वन पे क्या करेगा कि जो सिमेंटिक है एनालाइजर उसको ये पार्सिंग ट्री प्रोवाइड कर देगा। सिमेंटिक एनालाइजर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये क्या करता है, ये मीनिंग को डिफाइन करता है। और यहाँ पे वो बेसिकली क्या हो रहा है
कि जो जो आपका सिमेंटिक एनालाइज़र है वो चेकआउट करेगा। अब सबसे पहले इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो ये थी कि तमाम के तमाम जो मेरे पास आइडेंटिफायर्स हैं वो क्या है, फ्लोटिंग है। अब जो 20 है वो क्या है, वो आपका प्योर इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी, क्योंकि जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो पॉइंट वाली वैल्यू वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा कि 20 को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जब इसके सिमेंटिक एनालाइजर के पास पार्सिंग ट्री आएगी तो उसको वो ऊपर से राउंड बोर्ड देखता आएगा, और जहाँ पे 20 मिलेगा इसको क्या करेगा, इंटीजर टू रियल यानी कि फ्रैक्शन पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर देगा। जब फ्रैक्शन पॉइंट में कन्वर्ट करेगा तो 20 की जगह क्या आ जाएगा, 20.0 आ जाएगा। जब 20.0 जब ये काम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये अपना ये जो पार्सिंग ट्री है ये मूव आउट करेगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है वो पार्सिंग ट्री को एज अ इनपुट ले रहा है, और फिर वो क्या करेगा कि 3 एड्रेस जो कोड है उसमें कन्वर्ट करेगा। इसके लिए वो क्या करता है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि जो 20 है उसको उसने एज अ T1 के तौर पे लिया है, और उसने डिफाइन कर दिया कि T1 इक्वल टू है इंटीजर टू रियल 20, यानी कि 20 को उसने रियल में कन्वर्ट करके T को दे दिया। जब ये T को दे देगा तो फिर क्या होगा कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ID3 मल्टीप्लाई बाय 20, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक T2 बन जाएगा। जब ये T2 बनेगा तो क्या आ जाएगा कि ID3 मल्टीप्लाई बाय T1, और हमें पता है T1 की वैल्यू क्या है, इंटीजर टू रियल 20 यानी 20.0 आ जाएगा, और ये किसको असाइन करेगा, T2 को असाइन करेगा। जब यहाँ पे ये T2 को असाइन कर देगा तो इसके बाद क्या होगा कि थर्ड स्टेप पे ID2 प्लस क्या हो जाएगा, T2, और वो हम क्या करेंगे, किसी एक और T3 को असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है कि ID2 प्लस T2 असाइन टू T3, और फिर जो T3 है वो हम सिंपली ID1 को असाइन कर देंगे। तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर ने क्या किया कि 3 एड्रेस जो कोड हैं उसको उसने उसमें कन्वर्ट किया है, जो आपके पास जो पार्सिंग ट्री आ रही है, और जो मेन जो 3 पार्ट्स हैं उसको आपके सामने मेंशन कर दिया। जब ये डाटा जाएगा कोड ऑप्टिमाइज़र के पास, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करता है कि आपके कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है, एफिशिएंट बनाता है, यानी कि उसको शार्ट करता है, उसको समराइज़ इस तरह करता है या शार्ट इस तरह करता है कि उसके मीनिंग जो है वो फुली तौर पे मौजूद नहीं। ये ना हो कि शार्ट करते हुए आपका जो डाटा है, बहुत सा जो इंपॉर्टेंट डाटा है या बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लॉस हो जाएं। ऐसा वो कभी भी नहीं करता, बल्कि वो कोड को एज सच कोड में कन्वर्ट करता है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट वे के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ वो आपका कोड रन हो सके। तो यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइज़र ने क्या किया कि जो डाटा उसके पास आया है उसने क्या किया कि ID3 को उसने मल्टीप्लाई किया 20.0, क्योंकि जो इंटीजर टू रियल इंटरमीडिएट कोड ने क्या कर दिया, 20 को रियल में कन्वर्ट किया, और 20.0 ID3 को, जो भी उसके पास ID3 आया है, और देखें ID3 जो है उसको उसने मल्टीप्लाई किया 20.0 से, और फिर ID2 प्लस करके T1, और T1 यहाँ पे क्या है, ID3 मल्टीप्लाई बाय 20.0 और ID1 को असाइन कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे जो 4 लाइनों का कोड है, कोड ऑप्टिमाइज़र ने वही काम 2 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह कोड ऑप्टिमाइज़र जो फेज़ है वो कोड को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब ये जो स्टेप है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये इस आउटपुट को कोड जनरेटर को असाइन करेगा। जो कोड जनरेटर है वो बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पे जो ओरिजिनल कोड है वो जनरेट करेगा। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कोड जनरेटर है वो आपके डिफरेंट जो रजिस्टर्स हैं उनको यूज़ करके जो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और रजिस्टर्स के बारे में आपने लास्ट जो हैं क्लासेस में रीड आउट किया होगा कि हमारे पास 14 रजिस्टर्स होते हैं, और वो तमाम के तमाम जो रजिस्टर्स हैं वो CPU के अंदर होते हैं, और वो एफिशिएंट वे के साथ डाटा रीड और राइट कर रहे होते हैं। बहुत तेज़ी के साथ डाटा उसमें रीड भी हो रहा होता है, और बहुत तेज़ी के साथ डाटा राइट भी हो रहा होता है। तो बेसिकली जो कोड जनरेटर है वो क्या करेगा कि वो उन रजिस्टर को यूज़ करके ये जो वैल्यूज़ उसके पास आई हैं, आइडेंटिफायर आए हैं,
उसको वो मैनिपुलेट करेगा। आप देखेंगे सबसे पहले उसने क्या किया कि जो आपका कोड जनरेटर है उसने ID3 की जो वैल्यू है वो R2 में मूव करा दिया। मूव F स्टैंड फॉर के मूव फ्लोट, यानी कि ID3 में जो कुछ भी है वो R2 में चला जाएगा, यानी कि जो रजिस्टर जो भी स्पेसिफिक जो उसके पास रजिस्टर होगा उसमें मूव कर जाएगा। सेकंड पे वो क्या करेगा कि जो R2 में वैल्यू पड़ी हुई है, और अभी मैंने बताया कि R2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है ID3 की, और मीन के आइडेंटिफाइड जो 3 है, अब ये आइडेंटिफाइड 3 किस में पड़ा हुआ है R2, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मल एफ, अब मल एफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन एफ है, मल्टीप्लिकेशन फ्लोट है, तो वो क्या होगा कि 20.0 मल्टीप्लाई बाय R2, यानी कि 20 के पास जो भी वैल्यू होगी 20 सॉरी जो 20 है R2 में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो हैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 20.0 क्या है, एक नंबर है। तो R2 में ID3 पड़ा हुआ है तो वो उसके साथ 20.0 वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि हम ID2 को R1 रजिस्टर 1 में मूव करेंगे। जब मूव हो जाएगा तो एट द एंड हमने क्या करना है, प्लस करना है ना, तो हम क्या करेंगे ऐड फ्लोट R1 में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो क्या करो, उसको ऐड करो, यानी कि R2 को ऐड करो किसके अंदर, R1 के अंदर। यानी कि R2 में क्या पड़ा हुआ है, R2 में हमें पता है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 20.0 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होके आंसर आया वो R2 में पड़ा हुआ है, और R1 में हमने अभी ID2 की जो वैल्यू है वो R1 में मूव करवाई है। तो इस तरह जो भी उसके R1 और R2 में वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद आपका डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि R1 की जो वैल्यू है वो ID1 में असाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमारी स्टेटमेंट वो क्या थी, ID2 प्लस ID3 मल्टीप्लाई बाय 20, और वो असाइन करेंगे ID1 में। और एट द एंड जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ऊपर से अब मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस का होगा, और प्लस होने के बाद हम अपनी जो वैल्यू जो R1 में पड़ी हुई है वो हम ID1 में जो है वो मूव करवा देंगे। तो इस तरह जो कोड जनरेटर है वो डिफरेंट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके इसका पूरा का पूरा जो कोड है वो जनरेट करके आपके सामने शो आउट करवा रहा होता है।